Bharadwaj. Welcome you all into the another amazing sessions of Code India. आज के इस वीडियो में हम लोग अपने C++ फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस लेवल की प्लेलिस्ट को आगे बढ़ाते हुए C++ के डेटा टाइप्स को डिस्कस कर रहे होंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने C++ के मल्टीपल वीडियोस में सीखा कि वेरिएबल्स क्या होता है, C++ क्या है, कंपाइलर्स क्या होते हैं, कंपाइलेशन कैसे किया जाता है, C++ कोड में हर एक लाइन का मीनिंग क्या होता है, इसको हम लोग प्रैक्टिकली एग्जांपल से भी देख चुके हैं। तो अगर आपने इस प्लेलिस्ट को अभी तक एक्सेस नहीं करा है तो ऊपर आई बटन पर आ रहे लिंक पर क्लिक कर आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने इस प्लेलिस्ट को अभी तक एक्सेस नहीं करा है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। ओके, तो आज की क्लास में हम लोग डेटा टाइप्स पढ़ रहे होंगे। डेटा टाइप्स तो समझते हैं कि जब हम लोग वेरिएबल्स, अगर आपने वेरिएबल्स का लेक्चर नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर आ रहे लिंक पर क्लिक कर आप वेरिएबल्स लेक्चर्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो वेरिएबल्स के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि किसी भी वेरिएबल को जब हम लोग डिक्लेयर करते हैं तो उससे पहले उसका डेटा टाइप लिखना बहुत ही जरूरी होता है। ये सिंटेक्स था वेरिएबल को डिक्लेयर करने का। तो बेसिकली एक वेरिएबल को हम लोग जब भी डिक्लेयर कर रहे होते हैं तो उस वेरिएबल के डिक्लेरेशन में वेरिएबल के नेम से पहले वेरिएबल का डेटा टाइप लिखा जाता है, जो कि रिस्ट्रिक्ट करता है कि किस तरीके का डेटा उस वेरिएबल में स्टोर होगा। जिस टाइप का डेटा टाइप वहां लिखा रहता है ना, उसी टाइप का डेटा केवल उस वेरिएबल में स्टोर हो सकता है। तो यहाँ से एक बात तो हमें समझ में आती है कि डेटा टाइप ही डिसाइड करता है कि किसी भी वेरिएबल में किस टाइप का डेटा स्टोर किया जाना है। अब डेटा टाइप भी बहुत सारे तरीके के होते हैं, हम लोग अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। बट अगर कंसेप्चुअली समझे तो डेटा टाइप एक तरीके का क्लासिफिकेशन है जो कि डिसाइड करता है कि किसी भी वेरिएबल्स के बीच में किस टाइप का अरिथमेटिक, मैथमेटिकल, लॉजिकल या रिलेशनल ऑपरेशन ऑपरेट होगा। अब एक एग्जांपल से हम समझाते हैं कि आगे आने वाले लेक्चर में या प्रैक्टिकल एग्जांपल से भी हम ये करके दिखाएंगे कि अगर दो वेरिएबल हम लोग डिफाइन किए ए और बी, और सपोज दैट कि ए में भी कोई डेटा हम लोग स्टोर किए हैं और बी में भी कोई डेटा स्टोर किए हैं, और अगर इन दोनों के बीच में ये प्लस सिंबल को हम लोग अगर यूज करते हैं तो इसी सिंबल का ऑपरेशन जो है वो अलग अलग हो जाएगा। इसी प्लस सिंबल का एक्शन जो है इन दोनों वेरिएबल पर अलग अलग होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि इनमें कौन कौन से डेटा टाइप्स, ये दोनों वेरिएबल कौन कौन से डेटा टाइप्स के हैं। सपोज दैट कि अगर ये दोनों डेटा टाइप्स, इन दोनों वेरिएबल के डेटा टाइप्स अगर इंटीजर होते हैं तब इन दोनों के बीच में क्या एडिशन परफॉर्म किया जाएगा। लेकिन अगर इन दोनों वेरिएबल के डेटा टाइप्स जो है अगर वो स्ट्रिंग होते हैं तो ये दोनों वेरिएबल जो है वो आपस में कॉनकैटिनेट कर देंगे। अब क्या होता है कॉनकैटिनेट, क्या होता है स्ट्रिंग, क्या होता है एंटी, हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे आने वाले समय में। लेकिन ये बात को समझना बहुत जरूरी है कि किसी भी वेरिएबल में किस टाइप के डेटा स्टोर हो रहे हैं, मतलब कि किसी भी वेरिएबल का क्या डेटा टाइप है, ये इस बात को डिसाइड करता है कि उन वेरिएबल्स के बीच में कैसे मैथमेटिकल, लॉजिकल या रिलेशनल ऑपरेशन परफॉर्म किए जाएंगे। ओके, एक और बात समझने वाली है कि जब भी किसी वेरिएबल को कोई खास डेटा टाइप असाइन किया जाता है तो वो कंपाइलर को इंस्ट्रक्शंस देता है कि इस वेरिएबल्स के लिए किस मेमोरी लोकेशन पर कितना स्पेस अलॉट करना है। ओके, तो जो मेमोरी का एलोकेशन होता है वो भी डेटा टाइप पर डिपेंड करता है। और अगर हमको डेटा के स्ट्रक्चर पे या डेटा के स्टोरेज पर कंट्रोल पाना है तो हमें इस डेटा टाइप के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से तैयार करना चाहिए, बहुत अच्छे से समझना चाहिए। तो चलिए पहले हम समझते हैं कि डेटा टाइप्स कितने तरीके का होता है, क्योंकि हम ये तो समझ ही चुके हैं कि डेटा टाइप्स क्या होता है। बेसिकली किसी भी वेरिएबल्स में किस टाइप का डेटा स्टोर होगा इस बात को डिसाइड करने वाले होते हैं डेटा टाइप्स। ओके, अब डेटा टाइप्स को समझते हैं कि डेटा टाइप्स आखिर कितने तरीके के होते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ डेटा टाइप्स इन C++, तो इस क्लासिफिकेशन के अनुसार डेटा टाइप्स तीन तरीके के होते हैं। प्राइमरी, डिराइव्ड और यूजर डिफाइंड। ये जो प्राइमरी डेटा टाइप्स है इसको हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप्स भी बोलते हैं। ये डिराइव्ड डेटा टाइप्स है और ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स है। समझते हैं कि प्राइमरी या प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है। तो प्राइमरी या प्रिमिटिव डेटा टाइप उन डेटा टाइप को बोलते हैं जो कि C++ कंपाइलर के साथ इनबिल्ट होता है। C++ लैंग्वेज के साथ इनबिल्ट बना हुआ है, उसके साथ हम लोग कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। ये इतने तरीके के डेटा टाइप C++ में पहले से ही मौजूद है, लाइक इंटीजर, कैरेक्टर, बुलियन, फ्लोटिंग पॉइंट, डबल फ्लोटिंग पॉइंट, वाइड कैरेक्टर। ओके, डिराइव्ड डेटा टाइप्स उन डेटा टाइप्स को कहते हैं जो कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के यूज करके जो डेटा टाइप्स हम लोग बनाते हैं उसको कहते हैं डिराइव्ड डेटा टाइप्स। डिराइव्ड डेटा टाइप्स में आता है फंक्शन,
फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए या फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के यूज कर रहे होंगे। आने वाले समय में हम लोग इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये हमारा एक अलग ही लेक्चर होगा जो कि केवल फंक्शन पर होगा। एरे, पॉइंटर, रेफरेंस, ये सारे कुछ ऐसे डेटा टाइप्स है जो कि ये तो डिसाइड करते ही हैं डेटा का स्टोरेज कैसे होगा, डेटा के बीच में कौन कौन सा ऑपरेशंस लगेंगे। बट इन डेटा टाइप्स को डिफाइन करने के लिए हमें प्राइमरी या प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का यूज करना पड़ता है। ये सारे हम लोग अभी आने वाले अपने लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ये हमारे C++ के अलग अलग चैप्टर्स हैं। उसके बाद यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स में क्लास होता है, स्ट्रक्चर है, यूनियन है, एनम है, टाइप डेफ है। ये सारे जो डेटा स्ट्रक्चर है ये हम लोग जब UPS की पढ़ाई कर रहे होंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, UPS की पढ़ाई कर रहे होंगे, तब इनमें से कुछ डेटा टाइप्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। तो बेसिकली पहले हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, आज के लेक्चर में हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को कवर अप करेंगे। फिर धीरे धीरे जैसे हम लोग लेक्चर्स में आगे बढ़ते जाएंगे ये सारे अलग अलग हमें चैप्टर्स दिखेंगे डिराइव्ड डेटा टाइप्स के, और फिर हम लोग यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स पढ़ेंगे। मतलब कि पूरा C++ जो है इसी पर डिपेंड करता है। पूरे C++ में हमको इसी के अलग अलग पार्ट और इसी के एप्लीकेशन के बारे में पढ़ना होगा। तो अगर आप अपना डेटा स्ट्रक्चर को कंट्रोल करना चाहते हैं तो डेटा टाइप्स पर आपका बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए। बेसिकली कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जो होती है, चाहे वो IOI के लिए आप कर रहे हो, चाहे वो प्लेसमेंट के लिए आप कर रहे हो, अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम आती है तो आप इन दोनों ही एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम में जो डेटा स्ट्रक्चर वाला पार्ट होता है वो फुल्ली डेटा टाइप्स पर डिपेंड करता है कि आपको आपके डेटा टाइप्स के फंडामेंटल्स कितने क्लियर है और आप डेटा टाइप्स को कितने अच्छे से समझकर उसको अप्लाई कर पाते हैं। तो चलिए पहले हम लोग पढ़ते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप। आज की क्लास में केवल हम लोग प्राइमरी या प्रिमिटिव डेटा टाइप पढ़ेंगे। तो जो हमारा पहला डेटा टाइप है वो है इंटीजर। ठीक है, इंटीजर डेटा टाइप का जो कीवर्ड होता है, जो कि हम लोग C++ प्रोग्राम में यूज कर रहे होंगे, वो होता है इंट। वो क्या होता है? वो होता है इंट। इंटीजर डेटा टाइप का जो कीवर्ड होता है इंट होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि हम जब भी कोई वेरिएबल a और b डिफाइन करते थे तो हम लोग लिखते थे इंट a और फिर सेमीकोलन। ओके, तो ये इंट जो डेटा टाइप ही बताता है कि इस वेरिएबल a में केवल एक इंटीजर को ही हम लोग स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो इंटीजर डेटा टाइप रिस्ट्रिक्ट करता है हमारा वेरिएबल को कि उस वेरिएबल में केवल इंटीजर टाइप के डेटा ही स्टोर किए जा सकते हैं। ठीक उसी तरीके से ये जो हमारा कैरेक्टर डेटा टाइप है, कैरेक्टर डेटा टाइप ये बताता है कि हमारे किसी भी वेरिएबल में अगर उसका डेटा टाइप कैरेक्टर टाइप का है तो उस वेरिएबल में केवल कैरेक्टर को ही हम लोग स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि ए हो गया, ए एक कैरेक्टर है, स्मॉल एक कैरेक्टर है, जितने भी अल्फाबेट हैं कोई भी एक अल्फाबेट वो कैरेक्टर है, @ एक कैरेक्टर है, डॉलर एक कैरेक्टर है, या एंड एक कैरेक्टर है, या 1 एक कैरेक्टर है। तो मतलब कि कोई भी सिंगल कैरेक्टर जो होता है ना उसको हम लोग कैरेक्टर डेटा टाइप वाले वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बूलियन डेटा टाइप। जिस भी वेरिएबल का बूलियन डेटा टाइप होता है ना वो केवल लॉजिकल डेटा को ही अपने अंदर स्टोर कर रहा होता है, जैसे कि ट्रू या फॉल्स, 0 या 1। ये क्या है? ये सारे लॉजिकल इनपुट्स हैं, लॉजिकल डेटास हैं जिनको हम लोग अपने वेरिएबल्स में स्टोर कर रहे होंगे। उसके बाद फ्लोटिंग पॉइंट। ये जो फ्लोटिंग पॉइंट है, फ्लोटिंग पॉइंट का जो कीवर्ड होता है वो होता है फ्लोट, FLOAT। ये जो बूलियन है इसका कीवर्ड होता है बूल। कीवर्ड का मतलब क्या है कि जब भी हम लोग अपने प्रोग्राम में यूज कर रहे होंगे तो हम लोग बूलियन नहीं लिख रहे होंगे, बूल लिख रहे होंगे। जैसे कि हम लोग कोई वेरिएबल a डिफाइन कर रहे थे जो कि इंटीजर डेटा टाइप का होगा तो हम लोग पूरे इंटीजर नहीं लिखते हैं, केवल इंट लिखते हैं। वैसे कैरेक्टर का क्या होता है? कैरेक्टर का होता है कैर। कैरेक्टर का कीवर्ड होता है कैर। ठीक उसी तरीके से फ्लोटिंग पॉइंट समझते हैं। तो फ्लोटिंग पॉइंट, जिस भी वेरिएबल का डेटा टाइप फ्लोटिंग पॉइंट होता है ना, उस वेरिएबल में हम लोग डेसिमल्स नंबर को स्टोर कर सकते हैं। इसका प्रिसीजन अप टू 7 डिजिट तक होता है, अप टू 7 डिजिट अप्रॉक्स। ओके, मतलब कि डेसिमल के 7 डिजिट तक वाले डेसिमल को हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट वाले डेटा टाइप वाले वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। ओके, फिर ये आता है डबल फ्लोटिंग पॉइंट। डबल फ्लोटिंग पॉइंट का कीवर्ड जो होता है वो होता है डबल, वो होता है डबल। ओके, इस डबल फ्लोटिंग पॉइंट वाले डेटा टाइप वाले वेरिएबल्स में हम लोग कोई भी डेसिमल नंबर को ही स्टोर कर सकते हैं, बट उस डेसिमल नंबर का जो साइज होगा वो काफी बड़ा होता है। डेसिमल के बाद अप टू 15 डिजिट तक, अप टू
15 डिजिट तक इसका प्रिसीजन होता है। मतलब कि वैसे नंबर जो कि डेसिमल के बाद 15 डिजिट तक है, अगर वैसे नंबर को हमें स्टोर करना है तो हमें वहां पे डबल फ्लोटिंग पॉइंट में ही हम इसको स्टोर कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से वॉइड मतलब जिसमें कोई डेटा ना हो, जिस वेरिएबल में हम लोग कोई डेटा स्टोर ना कर रहे हो उसको वॉइड कहते हैं। इसका बहुत ही कम यूज आता है। और यहाँ पे वाइड कैरेक्टर का मतलब होता है कैरेक्टर का जस्ट बड़ा भाई, कैरेक्टर से अधिक उसमें स्पेस होता है, कैरेक्टर से अधिक कैरेक्टर्स को वो स्टोर करता है। इसको हम लोग काफी डिटेल में पढ़ेंगे, बट इन दोनों का कोई खास यूज नहीं आता है। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा टाइप्स है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा टाइप्स है स्ट्रिंग। वो इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके लिए हमें एक स्पेशल लेक्चर ही लेना पड़ेगा स्ट्रिंग के लिए। तो इसको हम लोग आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे कि स्ट्रिंग डेटा टाइप्स क्या होता है। अब कौन सा डेटा टाइप को कितने साइज की मेमोरी एलोकेट होती है, कितना मेमोरी एलोकेशन होता है, कहां से कहां तक की रेंज के नंबर उस डेटा टाइप वाले वेरिएबल में स्टोर किए जा सकते हैं, ये हम लोग पढ़ते हैं। बट उससे पहले हमको डेटा टाइप्स के मॉडिफायर्स के बारे में भी समझना बहुत ही जरूरी है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी डेटा टाइप है तो वो रिस्ट्रिक्ट करता है कि किसी भी वेरिएबल में किस साइज के और कौन कौन से डेटा को स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, तो वहां इसके बाद जन्म हुआ मॉडिफायर्स इन C++ का। ओके, C++ के मॉडिफायर्स के बारे में, मॉडिफायर्स इन C++ का क्यों जरूरत पड़ा ये हम लोग अगले स्लाइड में समझते हैं। जैसा कि हमको पता है कि एक इंटीजर जो होता है उसका साइज जो है वो 4 बाइट का होता है। मतलब कि अगर किसी वेरिएबल का डेटा टाइप इंटीजर है तो उसको 4 बाइट का मेमोरी एलोकेशन किया जाएगा कंपाइलर के द्वारा। तो उसमें जो है केवल एक इंटीजर वैल्यू को ही स्टोर किया जा सकता है। तो वो इंटीजर वैल्यू क्या क्या होंगे, वो इंटीजर वैल्यू जो है यहां से लेकर यहां तक रेंज कर रहे होंगे। मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब कि 10 डिजिट्स तक के जो भी इंटीजर होंगे ना उसको हम लोग इंट वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। और 10 डिजिट्स का मतलब कि 10 डिजिट्स नहीं, ये 2147483648 2147483647 ये रेंज है कि अगर कोई नंबर इस बीच में है तो हम लोग उसको स्टोर कर सकते हैं इंट नाम के डिजिट्स में। और ये कितना स्पेस ले रहा होगा, ये 4 बाइट्स का स्पेस ले रहा होगा। बट यहाँ पे दिक्कत ये थी कि अगर हमको केवल 20 को स्टोर करना होगा तो 20 तो काफी छोटा नंबर है और हमको समझ में आ रहा है कि 20 को स्टोर करने के लिए हमें 4 बाइट की तो जगह नहीं चाहिए। लेकिन ये है तो 20 तो है इंटीजर, तो हमें इसका डेटा टाइप तो इंट ही लिखना पड़ेगा। और जो ही हम लोग इंट लिखेंगे तो हमारी मेमोरी में 4 बाइट का स्पेस यूज हो जाएगा। बट हमें पता है कि ढंग से इसमें 2 बाइट भी स्पेस नहीं यूज हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि डेटा टाइप्स मॉडिफायर्स को इजाद करते हैं। डेटा टाइप्स मॉडिफायर्स क्या करते हैं कि गिवन डेटा टाइप्स के साइज को थोड़ा बढ़ा देते हैं, थोड़ा घटा देते हैं जैसा जरूरत होता है। जैसे कि हम लोग अगर देखें साइंड एक मॉडिफायर है जो कि इंटीजर में भी यूज होता है, कैर में भी यूज होता है और लॉन्ग में भी यूज होता है। ठीक उसी तरीके से अनसाइंड मॉडिफायर जो है वो इंटीजर, कैर और शॉर्ट में यूज होता है। लॉन्ग मॉडिफायर इंटीजर और डबल के लिए यूज किया जाता है, और ये जो शॉर्ट मॉडिफायर है वो केवल इंटीजर के लिए यूज किया जाता है। हम लोग समझते हैं कि कैसे किन मॉडिफायर्स का यूज किया जाता है। तो हम लोग देखिए कि अगर हमको कोई इंटीजर वेरिएबल में 20 को स्टोर करना है तो इस 20 को स्टोर करने के लिए हमारा 4 बाइट का स्पेस जो है वो बर्बाद चला जाएगा। और 4 बाइट का स्पेस बहुत ज्यादा होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इंट के आगे शॉर्ट लगा दिए। इंट के आगे शॉर्ट मतलब कि अगर हमको शॉर्ट नंबर को स्टोर करना है, कोई ऐसा वेरिएबल हमको डिफाइन करना है जो कि इंटीजर टाइप का हो बट उसमें जो भी डेटा स्टोर हो रहा है वो बहुत छोटे हैं, तो यहाँ पर हम लोग इंट डेटा टाइप का नया यूज करके शॉर्ट इंट डेटा टाइप का यूज करेंगे जिसका की साइज केवल 2 बाइट होगा। और इसमें लोग -32,768 से 32,767 तक स्टोर कर सकते हैं। अब सपोज दैट कि अगर हमको 44,000 एक ऐसा इंट वेरिएबल है जिसमें कि हम लोग को 44,000 को स्टोर करना है, कितना 44,000 को हम लोग को स्टोर करना है। तो 44,000 को स्टोर करना है तो इसका तो मैक्सिमम लिमिट 32,768 ही है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमको इतना पता रहता है कि अगर ये साइन का झंझट नहीं रहता तो हम लोग 64,000 तक इसमें नंबर स्टोर कर सकते थे। तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पर अनसाइंड शॉर्ट इंट का यूज करेंगे। इसका भी तो साइज 2 ही बाइट होता है, लेकिन इसमें जो भी डेटा स्टोर होता है वो 0 से लेकर 65,000 तक स्टोर होता है। मतलब कि 64,000 को हम लोग यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं और केवल 2 बाइट स्पेस में भी हम लोग उसको स्टोर कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग अपने बहुत सारे स्पेस को घटा लिए। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर आप कोई भी कोड लिखते हैं तो
उसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी काफी कम से कम होनी चाहिए ताकि वो काफी एफिशिएंटली किसी भी डिवाइस पर रन कर सके। तो आपको बहुत ध्यान देना है कि किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करते वक्त कौन सा डेटा टाइप्स आप यूज कर रहे हो, क्योंकि सपोज दैट कि आप एक ऐसा ऐप बनाया जो कि 100 MB का है और कोई सामने वाला बंदे एक ऐसा ऐप बनाया जो कि 20 MB का ही है, तो लोग 20 MB वाले ऐप को यूज करना ज्यादा पसंद करेंगे रादर देन 100 MB वाले ऐप के। ओके, तो कहीं ना कहीं आपको स्पेस पर भी ध्यान देना है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पर भी ध्यान देना है और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पर भी ध्यान देना है। ओके, उसके बाद अगर इंट की बात करें और हमको 2 लाख, सपोज दैट कि हमको इससे भी बड़ा नंबर, इससे भी बड़ा मतलब कि 2 की जगह अगर हमको कुछ 3 वाले डिजिट का अगर करना रहता तो हम लोग अनसाइंड इंट का यूज कर रहे होते हैं। अनसाइंड इंट का मतलब वही कि ये जो निगेटिव से लेकर पॉजिटिव तक रेंज है ये उसको केवल पॉजिटिव तक रेंज कर देता है। ठीक इसी तरीके से सारे बाइट्स के रेंज, सारे डेटा टाइप्स के साइज और रेंज का यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ये जो भी डेटास दिए गए हैं ना, ये जो भी डेटास दिए गए हैं ये कंपाइलर टू कंपाइलर थोड़ा थोड़ा डिफर करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिफर करते हैं। ओके, ये जो एग्जांपल है वो 32 बिट कंपाइलर से लिया गया है। ओके, जीसीसी 32 बिट कंपाइलर से। ओके, अब इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि अगर कोई भी डेटा टाइप है तो उसका उस डेटा टाइप का साइज, जैसे कि यहाँ पर तो हमको लिखा हुआ है ना, लेकिन सपोज दैट हमको याद नहीं है, हमको पता करना है कि आखिर इसका साइज क्या है, ये कितने बाइट्स का स्पेस यूज करता है। तो अभी हम लोग अपने लैपटॉप स्क्रीन पर जाकर सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग साइज, किसी भी डेटा टाइप का साइज जो है वो कर सकते हैं। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि डेटा टाइप से रिलेटेड है, जैसे कि मैंने बताया था वो कॉन्कैटिनेशन वाला और एडिशन वाला, वो भी अभी हम लोग प्रैक्टिकली कर देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर, बी अटेंटिव। अब हम लोग डेटा टाइप्स के कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखेंगे कि आखिर डेटा टाइप्स हम लोग समझ चुके हैं अपने थ्योरेटिकल पोर्शन में कि क्या होता है, कितने तरीके का होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी है। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग इसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ऊपर का जो 2 लाइन है एज यूजुअल हमारा हेडर फाइल लाइब्रेरी है। हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम एक ऐसा हेडर फाइल लाइब्रेरी है जो कि हमारे प्रोग्राम में इनपुट और आउटपुट के फंक्शनैलिटी को इनेबल करता है। वहीं पर हैश इंक्लूड स्ट्रिंग एक ऐसा हेडर फाइल लाइब्रेरी है जो कि स्ट्रिंग डेटा टाइप के सारे एप्लीकेशन या सारे फंक्शनैलिटी को अवेलेबल कराता है। उसके बाद हम लोग लिखिए यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड। उसके बाद हम लोग मेन फंक्शन को यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं। मेन फंक्शन को डिक्लेयर करने के बाद पहले हम लोग कुछ वेरिएबल्स को क्रिएट करते हैं, जैसे कि एक माई नम नाम का वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं जिनका कि डेटा टाइप्स इंट है। ये बता रहा है कि माई नाम के जो भी वेरिएबल्स होंगे उनमें केवल इंटीजर टाइप के डेटाज ही स्टोर किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 5 जो माई नम नाम के वेरिएबल के अंदर जो डेटा स्टोर किया गया है 5, वो एक इंटीजर है या होल नंबर कह सकते हैं। ओके, उसके बाद फ्लोट, माई फ्लोट नंबर इज दिस। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर माई फ्लोट नंबर नाम का एक वेरिएबल बनाया गया है जिसका कि डेटा टाइप फ्लोट है और उसमें एक फ्लोटिंग नंबर मतलब क्या है, डेसिमल नंबर्स को हम लोग स्टोर कर चुके हैं। फिर वैसे ही यहाँ पर डबल डेटा टाइप का एक वेरिएबल बनाया गया है माई डबल नम। उसके बाद वैसे माई लेटर नाम का एक वेरिएबल बनाया गया है जिसका कि डेटा टाइप कैर होगा और उसमें एक कैरेक्टर को स्टोर किया गया है। माई बुलियन नाम का एक हम लोग वेरिएबल बनाए हैं जिसका कि डेटा टाइप बूल है और बूल डेटा टाइप में हमेशा लॉजिकल डेटास ही फीड किए जाते हैं, लॉजिकल डेटास ही स्टोर किए जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ट्रू को यहाँ पर स्टोर किया गया है। और हम लोग अभी तक स्ट्रिंग समझ नहीं पाए कि स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या है। थ्योरेटिकल पोर्शन में हम लोग स्ट्रिंग को डिस्कस नहीं किए थे, बट यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग स्ट्रिंग को समझेंगे कि स्ट्रिंग बेसिकली सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं। स्ट्रिंग में बहुत सारा कुछ हमें पढ़ना है, बट वो आने वाले लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे। बस इतना समझते हैं कि सीक्वेंस ऑफ कंटिन्यूस कैरेक्टर्स, लेटर्स, नंबर्स, इनको हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं। ओके, तो माई स्ट्रिंग नाम का हम लोग एक वेरिएबल बनाए हुए हैं जिसका कि डेटा टाइप स्ट्रिंग होगा और इसमें हम लोग क्या है, हेलो को स्टोर किए हैं। किसी भी स्ट्रिंग डेटा टाइप में, किसी भी स्ट्रिंग वेरिएबल में कोई भी अगर डेटा को इनपुट करना है तो हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। ये बात हमें हमेशा ध्यान रखनी है कि किसी भी स्ट्रिंग वेरिएबल में अगर कोई डेटा को हम लोग इनपुट कर रहे हैं, कोई डेटा को हम लोग स्टोर कर रहे हैं तो हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक एक करके हम लोग सारे वेरिएबल्स के वैल्यू को प्रिंट कराते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि सारे वेरिएबल्स सही से प्रिंट हो रहे कि नहीं। बेसिकली ये यही बताया गया है कि अगर
यहाँ पे हम लोग फ्लोट नंबर को स्टोर किए हुए हैं, और अगर यहाँ पर हम लोग इंट डेटा टाइप डिफाइन किए हो रहते तो यहाँ पर एरर आता, बट अभी तक हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं किए हैं तो कोई एरर नहीं आएगा और प्रोग्राम काफ़ी अच्छे से रन हो रहा होगा। तो हम लोग प्रोग्राम को अपने रन कर कर देख लेते हैं। हाँ, तो हमारा प्रोग्राम जो है वो रन हो चुका है। हम लोग देख सकते हैं कि इंट इज इक्वल टू 5 आ गया है, फ्लोट इज इक्वल टू इतना, डबल इज इक्वल टू इतना, कैर इज इक्वल टू डी, बूल इज इक्वल टू 1। अच्छा, एक बात हम और ध्यान देते हैं कि यहाँ पर हम लोग क्या किए थे कि माई नम में जो वैल्यू स्टोर्ड है वो हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। तो माई नम में 5 स्टोर है तो इंट के बाद 5 प्रिंट हो गया। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इंट के बाद 5 प्रिंट हो गया। उसके बाद पहले हम लोग फ्लोट को प्रिंट करा रहे हैं और उसके बाद माई फ्लोट नाम के वेरिएबल में जो भी डेटा इनपुट, जो भी डेटा स्टोर किए गए हैं उनको प्रिंट करा रहे हैं। तो फ्लोट में वो डेटा इनपुट हो गया। लेकिन हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि बूल के जगह पर 1 कैसे हो गया भाई। बूल में माई बुलियन में तो हम लोग ट्रू स्टोर किए थे, तो कंप्यूटर लैंग्वेज में ट्रू का मतलब 1 होता है और फॉल्स का मतलब 0 होता है। इसी कारण यहाँ पर बूल इज इक्वल टू 1 प्रिंट हो गया है। ओके, तो आई थिंक कि यहाँ तक तो आपको कोई भी डाउट अभी तक नहीं रहा होगा। अब हम लोग अपने अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। पहले इसको कमेंट आउट कर देते हैं ताकि हमारा अगला कंसेप्ट इजीली एग्जीक्यूट किया जा सके। तो हम लोग आ गए हैं अपने अगले कंसेप्ट में, और ये वही कंसेप्ट है जो मैंने बताया था कि कोई भी डेटा टाइप है वो ये बताता है कि किसी भी वेरिएबल पर कौन से मैथमेटिकल, लॉजिकल और रिलेशनल ऑपरेशंस ऑपरेट होंगे। ओके, तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर बेसिकली हैश इंक्लूड आयो स्ट्रिंग हम नाम का हेडर फाइल लाइब्रेरी को हम लोग इंक्लूड कर लिए हैं। उसके बाद यूजिंग नेमस्पेस स्टैंडर्ड। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक हम लोग ए नाम का वेरिएबल बनाते हैं जिसमें कि 10 को स्टोर करते हैं, और एक हम लोग बी नाम का वेरिएबल बनाते हैं जिसमें कि 20 को स्टोर करते हैं। और ए और बी दोनों वेरिएबल है इंट डेटा टाइप का वेरिएबल होता है, मतलब कि दोनों ही वेरिएबल इंट टाइप का वेरिएबल है। एक इंट वेरिएबल हम लोग सी को भी डिफाइन कर लेते हैं जिसका कि वैल्यू है a+b। इंट डेटा टाइप का मतलब उस वेरिएबल में जो भी डेटा स्टोर किए जाएंगे वो इंट टाइप के होंगे। ठीक उसी तरीके से एक हम लोग स्ट्रिंग वेरिएबल x को डिफाइन करेंगे जिसमें x के वैल्यू में हम लोग जिसमें x में हम लोग 10 को स्टोर कर रहे होंगे। ठीक उसी तरीके से एक स्ट्रिंग वेरिएबल डिफाइन करेंगे y नाम का, और उसके अंदर हम लोग 20 को स्टोर करेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि z इज इक्वल टू x+y डिफाइन करेंगे। जिस तरीके से यहाँ पर a में 10 था, b में 20 था और a+b हम लोग किए तो ये 30 प्रिंट होना चाहिए, बिल्कुल 30 प्रिंट होगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि x के अंदर भी हम लोग 10 को स्टोर किया और y के अंदर भी 20 को स्टोर किया। तो ये जो 10 है वो इंटीजर नहीं है बल्कि वो स्ट्रिंग है। यहाँ पर जो 20 है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, तो इसलिए 20 इंटीजर नहीं हुआ, ये 20 जो है एक स्ट्रिंग है। ओके, तो जब हम लोग यहाँ पर दो स्ट्रिंग को जोड़ते हैं तो वो कॉन्कैटिनेट होता है, और जब दो इंटीजर को जोड़ते हैं तो वो एडिशन, मतलब कि दो इंटीजर के बीच में जब प्लस सिंबल होता है तो वहाँ पे चीज़ें ऐड हो रही होती हैं, और अगर वही दो स्ट्रिंग के बीच में अगर प्लस सिंबल लगता है तो वहाँ पर चीज़ें कॉन्कैटिनेट हो रही होती हैं। अब कॉन्कैटिनेट मतलब क्या होता है, एक के बाद एक जस्ट प्रिंट हो जाना। जैसे कि अभी हम लोग रन करके देखते हैं कि जब हम लोग पहले z को प्रिंट कराएंगे तो z इज इक्वल टू क्या है, x+y। x है 10, x का वैल्यू है 10 और y का वैल्यू 20, तो 10 20 मतलब 1020 प्रिंट हो जाएगा। हम लोग देख लेते हैं कि क्या जो भी हम लोग पढ़े समझे वो सही है या नहीं। तो बिल्कुल हाँ, यहाँ पर 1020 मतलब कि 10 जो स्ट्रिंग था और 20 जो स्ट्रिंग था वो आपस में कॉन्कैटिनेट हो चुका है। कॉन्कैटिनेट होने का मतलब होता है एक के बाद एक जस्ट प्रिंट हो जाना। लेकिन वहीं पर जो c था वो एक इंटीजर था। c जो है एक इंटीजर है और यहाँ पर दो इंटीजर के बीच में जोड़ किया जा रहा है, तो 10 जोड़ 20 क्या हो गया, 30 हो गया। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि a और b में भी 10 और 20 स्टोर है और x और y में भी 10 और 20 स्टोर है, लेकिन a और b का डेटा टाइप इंटीजर है, इसलिए a और b में स्टोर होने वाले डेटा को एज ए इंटीजर ट्रीट करेगा हमारा कंपाइलर। बट x और y जो है हमारा एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, इसलिए x और y में जो 10 और 20 डेटा स्टोर किए गए हैं उनको इंटीजर ना मानकर उसको स्ट्रिंग माना जाएगा, और उन लोगों को कॉन्कैटिनेट किया जाएगा जब हम लोग प्लस सिंबल का यूज़ करेंगे। तो आई थिंक कि जो भी हम बताना चाह रहे थे कि डेटा सेम होते हुए भी बस अगर हम लोग वेरिएबल के डेटा टाइप को चेंज कर देते हैं तो मैथमेटिकल, लॉजिकल और रिलेशनल ऑपरेशंस जो है वो चेंज हो जाते हैं और अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि किसी भी डेटा टाइप का साइज हम लोग कैसे प्रिंट करा सकते हैं। हाउ टू डिटरमाइन साइज ऑफ एन डेटा टाइप। ठीक है, तो इसको भी हम लोग थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं कि यहाँ पर चीज़ें कैसी हैं, क्या बोला जा रहा है।
तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर इंट मेन फंक्शन को डिफाइन कर दिया और उसके बाद हम लोग प्रिंट कराएं साइज ऑफ कैर। अगर हमको कैर डेटा टाइप का साइज को अगर प्रिंट कराना रहेगा, सपोज दैट कि अगर हमसे कोई पूछा कि भाई कैर डेटा टाइप का कितने बाइट्स का साइज होता है, कैर डेटा टाइप को जब भी हम लोग डिफाइन करते हैं, कैर वेरिएबल को हम डिफाइन करते हैं, तो उसको हमारा कंपाइलर कितने बाइट्स की मेमोरी एलोकेट करता है, कितने बाइट्स की मेमोरी देता है। तो हमको अगर नहीं पता है तो उसको निकालने के लिए एक ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं, साइज ऑफ कैर। ठीक है, ये जो साइज ऑफ है ना, ये साइज ऑफ सिंटेक्स का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इस साइज ऑफ सिंटेक्स के बाद कोई भी अगर डेटा टाइप लिखते हैं ना तो उसका साइज प्रिंट हो जाता है। जैसे साइज ऑफ इंट अगर हमको निकालना है, अगर हमको साइज ऑफ इंट को प्रिंट कराना है तो सिंपली साइज ऑफ और उसके बाद हम लोग ब्रैकेट में इंट लिख देंगे, साइज ऑफ सिंटेक्स यूज़ करेंगे और उसके बाद ब्रैकेट में इंट लिख देंगे। ठीक उसी तरीके से शॉर्ट इंट, लॉन्ग इंट, साइंड लॉन्ग इंट या किसी भी डेटा टाइप का अगर हमको साइज को प्रिंट कराना है तो हम लोग करा सकते हैं। इसको हम लोग रन कर देखते हैं और आई थिंक ये बहुत ही सक्सेसफुली रन हो चुका है। साइज ऑफ कैर क्या होता है, 1 बाइट होता है। हम लोग अभी पढ़े थे थ्योरेटिकल पोर्शन में, हम बोले थे कि आप लोग इसको रिमेंबर कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बट अगर आपको साइज ऑफ सिंटेक्स को यूज़ करने आता है तो आप जब मन जहाँ मन वहाँ पर किसी भी डेटा टाइप के साइज को ईजिली कैलकुलेट कर सकते हो। ये वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि आपको पता होना चाहिए। चलिए ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। अगर अभी तक आपको कोई भी डाउट हुआ हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।